आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं बिहार की हार के बाद इंडिया गठबंधन का क्या हाल है। इंडिया गठबंधन, राजनीति में कहा जाता है कि एक रात भी बहुत लंबा वाकया हो जाता है, वक्त हो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन पिछले लगभग 1.5 साल पर आप नजर डालेंगे तो राजनीति के ऊंट ने तो एक जबरदस्त करवट ले ली है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है दर्शकों, बिहार के बाद इंडिया गठबंधन में तो बवाल हो ही गया है। इंडिया गठबंधन में है बवाल और वजूद पर ही उठ गया है अब सवाल। कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, नेतृत्व पर सवाल पूछे जा रहे हैं, इन सब पर आऊंगा मैं। लेकिन पिछले साल 4 जून आपको लिए चलता हूं, 4 जून 2024 चुनावी नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, और जो ताल ठोकी जा रही थी एनडीए खेमे की तरफ से, अब की बार 400 पार, बीजेपी कह रही थी अब की बार 370 पार। नतीजे आए तो इंडिया गठबंधन ने पसीने छुड़ा दिए, एनडीए के भी और बीजेपी के भी। बीजेपी 240 पर सिमट गई, बहुमत से 32 कम, और जेडीयू और टीडीपी की बैसाखियों के सहारे और बाकी जो घटक मिले 293 का आंकड़ा छू पाया एनडीए गठबंधन। और विपक्षी इंडिया गठबंधन वो 235 सीटें ले आया। तो लगा कि सरकार के लिए दिक्कत का सबब बनेगा, लेकिन उसके बाद आने लगी सुनामी। प्रचंड बहुमत का दौर शुरू हुआ, महाराष्ट्र में जीते, दिल्ली में जीते, हरियाणा में जीते, और अब बिहार में जीत गया एनडीए। और जहां 50 से नीचे समेट दिया था 288 की विधानसभा में महाराष्ट्र में, ऐसे ही बिहार में 243 की विधानसभा 35 में समेट दिया महागठबंधन को। तो अब ये महागठबंधन है भी क्या, ये सवाल पहले भी उठे थे, फिर बीच में वो गौण हो गए। भाई संयोजक कौन है इंडिया गठबंधन का? सचिवालय है क्या? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्या? और बिहार में हार के बाद पहले ममता बनर्जी की पार्टी बोली उन्हें कमान दे दो, आज समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की कमान अखिलेश को दे देनी चाहिए, अखिलेश यादव को, वही सबसे मजबूत हैं विपक्षी खेमे में। और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अच्छा, कांग्रेस को बड़ा अगर दिल कर रहा है चुनाव अकेले लड़ने का, अकेले चलो का राग अलापना चाहती है कांग्रेस, तो अलापे, हम भी स्वतंत्र हैं। और यह बीएमसी चुनाव को लेकर है। तो दरअसल कांग्रेस की अकड़ बन गई है पूरे फसाद की जड़। इंडिया गठबंधन है भी क्या, उसकी धुरी कांग्रेस थी, पर कांग्रेस पर सब सवाल उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो इंडिया गठबंधन पहले भी नहीं था लोकसभा चुनाव में, और अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। मैंने कल कार्यक्रम किया था, एमके स्टालिन वो स्पष्टता, आखिरी वोट डलने तक मेहनत करने की बात कर रहे हैं। वैचारिक सहमति होनी चाहिए। वो संदेश किसे दे रहे थे? संदेश तो कांग्रेस के लिए ही जा रहा है। और कांग्रेस के नेता अभी भी अपनी जिद पर अटके हुए हैं, अड़े हुए हैं, या दरअसल कांग्रेस की भी एक मजबूरी है। अगर कांग्रेस को अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लेना है तो जो सहयोगी हैं वो शतरपी तो ले गए थे, उनके साथ 2-2 हाथ तो करने पड़ेंगे। यही कैच 22 चल रही है क्या? और इसी के चलते शंकाएं और शुभाएं और ज्यादा गहरा रही हैं क्या? और एनडीए गठबंधन खास बीजेपी की बाछें खिल रही हैं क्या? और इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार पिछले 4 दिनों में से पहले 3 दिन कांग्रेस पर लगातार हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं, परजीवी बता रहे हैं, कभी एमएमसी बता रहे हैं कांग्रेस को, मुस्लिम लीगी, माओवादी कांग्रेस। ये कांग्रेस के लिए भी दरअसल एक मुश्किल दौर की शुरुआत होने वाली है क्या?
तो बिहार में हार के बाद आरजेडी में तो लालू परिवार में जूतम पैजार हो रही है। लेकिन पारिवारिक कलह की मैं बात नहीं करने वाला हूं, उससे बड़ी एक कलह हो रही है, वो हो रही है इंडिया गठबंधन में। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ है कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और दरअसल इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो सवाल ये कि अब इंडिया गठबंधन बचा रहेगा, पहला वजूद का सवाल, और दूसरा अगर वो रहता है तो कमान किसके हाथ में? क्या कांग्रेस धुरी बनी रहेगी, राहुल गांधी ही नेतृत्व देंगे? और यह सवाल किस लिए जरूरी हो जाता है दर्शकों? भाई इंडिया गठबंधन बन तो गया था 2023 में, नामकरण भी हो गया था, लेकिन और यह सवाल मैंने कई बार उठाया है, लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन भी किया, 235 सीटें लेकर आया इंडिया गठबंधन, बीजेपी को 240 पर रोका। एनडीए गठबंधन 293 ही सीट ले पाया, कहां वो 370-400 की बात हो रही थी, सारे एग्जिट पोल भी बता रहे थे। तो घेराबंदी हुई थी, वो बीजेपी का विजयी रथ, वो चुनावी रथ थमता दिखा था। पर क्या अति उत्साह में और थोड़ा दम्भ और गुरूर में भी आ गए इंडिया वाले, खास कांग्रेस? और ये सवाल पहले उठाया था, भाई कौन है संयोजक, कहां है वो सचिवालय, कहां है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, या जरूरत ही नहीं समझी? लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद बैठक भी हुई। चुनावी नतीजे आने से पहले 1 जून को मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आवास पर बैठक हुई, और 19 जुलाई को नतीजे जब आ गए तो एक वर्चुअल बैठक भी हुई। फिर उसके बाद पूरे साल क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बातचीत ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, साथ बैठे ही नहीं, टाइम ही नहीं निकाल पाए इंडिया गठबंधन वाले। और 7 अगस्त 2025, 19 जुलाई 2024 के बाद 7 अगस्त 2025 को पहली बार गठबंधन के नेता एक साथ बैठे, क्योंकि SIR वो राहुल गांधी के मन में बैठ गया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का। तो सबको इकट्ठा किया गया और 11 अगस्त को चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च भी किया गया। बस ये हुआ और कुछ नहीं। पर इसके बीच क्या हुआ? महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जहां 48 में से 30 सीटें लोकसभा की जीत गया था महाविकास अघाड़ी, जो विपक्ष का गठबंधन था, 50 से नीचे पर सिमट गया 288 में से। हरियाणा में जीत के मुंह से हार खींच लाई कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ वहां गठबंधन नहीं हो पाया, 5 सीटें तो आम आदमी पार्टी ने हरवा दी और 48 का आंकड़ा था बीजेपी का, 37 कांग्रेस का। 48 में से 5 घटाइए 43, 37 में 5 जोड़िए 42, नेक टू नेक था। 100 से ऊपर सीटों पर ही लड़ेंगे हम तो महाराष्ट्र में। 19 सीट नहीं जीत पाए कुल मिलाकर कांग्रेस के लोग। फिर दिल्ली में हम अलग से लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया था लोकसभा में, विधानसभा आते आते अलग अलग हो गए। और बिहार में पिछली बार भी 70 सीटें मांगी, 19 सीट जीत पाए, इस बार 61 पर लड़े और 6 जीत पाए, 6 सीटें। यह कांग्रेस की अकड़ है क्या? और कांग्रेस एक लायबिलिटी, एक कमजोर कड़ी साबित हो रही है क्या जहां जहां गठबंधन किए जा रहे हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पर कांग्रेस अभी भी इस बात को क्या समझ नहीं पा रही है। अब अखिलेश यादव तो कह रहे थे कल तक कि नहीं, मुश्किल वक्त में सहयोगी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पर अब उन्हीं के विधायक नेता हैं रविदास मेहरोत्रा, वो क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं।
बिहार विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 26 बड़ी रैलियों को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के जनता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। तो इंडिया गठबंधन की अगुवाई अखिलेश यादव करें। कल्याण बनर्जी एक और उनके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं टीएमसी के, कल मैंने वो बयान सुनवाया था, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी करें इंडिया गठबंधन की अगुवाई। और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कौन कौन आ गए थे दिल्ली में जब कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा चुनाव में उतर गई? तो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे अरविंद केजरीवाल के साथ थे। और अब एक और फूट की चिंगारी भड़कती दिख रही है। कहां पर? महाविकास आघाड़ी में, महाराष्ट्र में। वहां पर कांग्रेस के जो प्रभारी हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, रमेश चन्नीथल्ला, परसों उन्होंने क्या कहा? मुंबई कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि हम बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेंगे। वो 220 के करीब सीटें हैं, हम अकेले लड़ेंगे। जैसे पहले अड़ गई थी कांग्रेस महाराष्ट्र में, हम तो 100 से ऊपर लड़ेंगे। अब रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमें तो कुछ दिया नहीं। बिहार में, मध्य प्रदेश में भी रात के 1:30 बजे तक इंतजार कराया था अखिलेश यादव के लोगों को और कुछ नहीं दिया था कांग्रेस ने, कमलनाथ ने। तो कांग्रेस को थोड़ा सम्मान करना होगा। ये उद्धव ठाकरे गुट के लोग कह रहे हैं और खुद उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं, यह भी गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है और हम भी अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इधर उधर भटकता दिखाई दे रहा है क्या? इंडिया गठबंधन आर पार हो रही है क्या? और तमिलनाडु में भी चुनाव हैं, वहां पर एमके स्टालिन क्या कह रहे हैं कि बिहार के नतीजों में कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक और वैचारिक गठबंधन, स्पष्ट संदेश और अंतिम वोट तक प्रबंधन की अहम भूमिका है। ये किसके लिए कह रहे हैं? आईना दिखा रहे हैं क्या एमके स्टालिन कांग्रेस को? कांग्रेस वहां गठबंधन में है, पर दरअसल कांग्रेस भी दोहरी नीति अपना रही है क्या? गठबंधन धर्म तो मजबूरी है और वो धुरी है अभी फिलहाल तो है इंडिया गठबंधन की। लेकिन कांग्रेस को अगर अपनी ताकत बढ़ानी है तो क्षत्रपों से अपना खोया हुआ वोट बैंक भी वापस लेना होगा। तो कांग्रेस अगर यूपी में जो अखिलेश कहें वही सही करने लगे तो वो तो 20-30 सीट देंगे, 40 सीट देंगे। तो कांग्रेस अपनी पुरानी ग्लोरी, अपना अतीत को फिर से वर्तमान में कैसे तब्दील करेगी? बिहार में भी इसीलिए वो 61 पर अड़ी रही ना। अब इसमें थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि कांग्रेस कुछ राज्यों में हालत क्या है और इसी में पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के बवाल का सवाल भी अटका हुआ है क्या? पश्चिम बंगाल में 48 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, 48 साल, 1977 से। बिहार में 35 साल से, यूपी में 36 साल से, तमिलनाडु में 1967 से, यानी कि 58 साल से सरकार नहीं है। पद्दी बैठे हुए हैं, पिगी बैक राइडिंग कर रहे हैं। गुजरात में 30 साल हो गए, उड़ीसा में 25 साल, त्रिपुरा में 32 साल, हरियाणा में 11 साल, आंध्र में 11 साल, झारखंड में अपने दम पर भी इनको वक्त हो गया है। असम में 9 साल, केरला में 9 साल, महाराष्ट्र में 11 साल। तो कांग्रेस भी अपना आंकड़ा तो बढ़ाने की कोशिश करेगी
सहयोगियों को बुरा लगेगा और मजा लेगी एनडीए, खास बीजेपी। क्या यही खेल चल रहा है? और इस खेल में कुछ सॉल्यूशन, कुछ हल निकाल पाएगा क्या विपक्षी महागठबंधन, जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा है? ऐसे में आज का सीधा सवाल, इंडिया गठबंधन में बवाल, वजूद पर ही सवाल, और कांग्रेस की अकड़ सारे फसाद की जड़। या ये अकड़ नहीं, कांग्रेस इसके अलावा अपना आंकड़ा कैसे बढ़ाएगी? फिर तो बैसाखियों के सहारे ही चलना पड़ेगा कांग्रेस को। आज चर्चा में मैंने किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया, क्योंकि सवाल का सीधा सवाल जो है मेरा, उसका जवाब तो मिलेगा नहीं, गोल गोल घूमेंगे। तो देश के वरिष्ठतम पत्रकार आज चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 3 तो स्टूडियो में ही मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी, किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे हैं। राकेश शुक्ला, एक और वरिष्ठ पत्रकार। संदीप सोनवलकर मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदेश रावल इस पैनल में सबसे युवा लेकिन तजर्बा इन्हें भी अच्छा खासा है, कंसल्टिंग एडिटर हैं पॉलिटिक्स के, और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार और कांग्रेस को लंबे समय तक कवर किया है, पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स के विनोद शर्मा भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो विनोद, यहां पर ये बिहार में हार पर एनडीए में बढ़ गई है तकरार। ये एनडीए के वजूद पर ही सवाल खड़ा होने लगा है क्या, जिस तरह से पोजीशनिंग की जा रही है? देखिए, उथल पुथल तो है, किसी भी हार के बाद उथल पुथल तो होती है किसी भी गठबंधन में, मगर क्या वो उथल पुथल टूट फूट तक पहुंचेगी, इसमें मुझे शक है। देखिए, अभी और 2029 तक 21 इलेक्शन और होने असेंबलीज के, और जो घटक दल है इंडिया के, उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या अलग थलग होकर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। जैसा भी गठबंधन है, उनको उस गठबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव कन्वीनर उसके बनना चाहते हैं, तो कांग्रेस को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस बना दे उनको कन्वीनर, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में तो राहुल गांधी है ना भाई। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो उसके पास है, बिल्कुल। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनके पास है, कन्वीनर जो है वो बना दो उसको, अखिलेश यादव को, और एक के बजाय 2 कन्वीनर बना दो, एक साउथ का और एक नॉर्थ का, तो ईस्ट का और वेस्ट का 4 भी बन सकते हैं, लेकिन 2 बहुत होते हैं। और जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, उन स्टेट में जो भी आपके घटक दल हैं, उनको अहम पोजीशन दी जाए। इसका जो आर्किटेक्चर आप बनाना चाहते हैं, आर्किटेक्चर, एक सेकंड विनोद, आपने आर्किटेक्चर शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, खाका, रूप स्वरूप। पर सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर देखा जाए 2023 में, वो जून में प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इंडिया गठबंधन बन गया था। अरे भाई 25 आ गया नवंबर, संयोजक की बात तो चलिए आपने कर दी, सचिवालय नहीं है। आपका एजेंडा क्या है? आपका वैचारिक एजेंडा क्या है? एम के स्टालिन वही तो कह रहे हैं उसमें एक कदम ताल होनी चाहिए, वो कब होगा? संदीप, एक जमाने में गठबंधन का एजेंडा होता था, और उस एजेंडा को बनाने के लिए, उसी रास्ते पे चलाने के लिए बड़े बड़े कद्दावर नेता थे। हरि कृष्ण सिंह सुरजीत थे उनका नाम था, जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। वो ऐसे लोग है ही नहीं अब, ना कांग्रेस पार्टी में, ना विपक्ष में। ब्रॉडर विपक्ष यूनिटी है उसके भीतर, शरद पवार को छोड़कर, और शरद पवार भी अब बहुत ज्यादा स्थिति में नहीं है कि बहुत भागदौड़ कर सके, तो वो प्रॉब्लम है उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की और ह्यूमन रिसोर्स मटेरियल की। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये गठबंधन टूट जाएगा, ये मुझे नहीं लगता टूटेगा। इसमें उथल पुथल चलती रहेगी, और कांग्रेस पार्टी नहीं, पर फिर गठबंधन है भी क्या? क्योंकि अगला चुनाव, अब बिहार के बाद अगला चुनाव विनोद जी आएगा, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में तो कोई गठबंधन है ही नहीं, और तमिलनाडु में भी अभी सवालिया निशान है। क्या एम के स्टालिन जो कह रहे हैं भाई स्पष्टता तो रखो, आखिरी वोट गिरने तक लड़ो, तो किसे कह रहे हैं वो, किसे आईना दिखा रहे हैं? देखिए, चंद्रबाबू नायडू के बाद
स्टालिन जो है बहुत रिलायबल अलायंस पार्टनर है, वो तोड़ेगा नहीं अलायंस, सुझाव देता रहेगा। उसने जो भी बोला है नपतुला बोला है, उसने कोई धमकी नहीं दी है ना। और पर आईना तो दिखाया है। अरे आईना तो दिखाना ही चाहिए ना भाई एक दूसरे को। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो अभी आप किसी समाजवादी पार्टी के विधायक को लेकर आप कह रहे थे, उसने ये कह दिया कि इनको कन्वीनर बना दो। जब तक खुद नहीं कहे वो मुझे कन्वीनर बना दो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये बात सच है कि लोगों के जरिए कोई काइट फ्लाइंग की जाती है, पतंग उड़ाई जाती है मूड देखने के लिए कि दूसरे पाले में क्या मूड है। मेरा यह मानना है कि आप अखिलेश यादव को कन्वीनर बनाइए इंडिया अलायंस का, और ताकि और वो चला लेगा इंडिया अलायंस को। जो आर्किटेक्चर चाहिए, जिस तरह से चलाना चाहिए, उसके बहुत साधन हैं। और दूसरा व्यक्ति जिसके पास जो साधन है वो स्टालिन है, तो साउथ का भी एक होना पड़ेगा आपके पास। और जो एक्सपीरियंस जिस आदमी के पास है वो शरद पवार है, और शरद पवार उसको कन्वीनर बना दो। आप शरद पवार को वर्किंग प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बना दो, क्योंकि खारगे जो है उसको कुछ आपको देना पड़ेगा, भले ही वो कॉस्मेटिक पोजीशन देनी पड़े, लेकिन देनी तो पड़ेगी। अब आपने संसाधन शब्द इस्तेमाल किया, संसाधन पर भी आता हूं। संसाधन की बात की जाए तो बीएमसी के जो चुनाव हैं, जो निकाय चुनाव हैं, वो अहम हो जाते हैं। कई राज्यों से तो बड़ा बजट है वहां पर। अब वहां पर रमेश चन्नीथल्ला, ये कांग्रेस को फुट इन द माउथ डिजीज है क्या उनके नेताओं को? वो कह रहे हैं हम तो अकेले लड़ेंगे। क्यों कह रहे हैं? वो टका सा जवाब दे दिया उद्धव ठाकरे ने भी, आप स्वतंत्र हैं तो हम भी आजाद हैं। मेरा कांग्रेस को सुझाव है, पूरे देश में अकेले लड़ लो भाई तुम। हाँ। और ये तुमने छोटे छोटे जो लाउड स्पीकर लगा रखे ना, लाउड हेलर्स, उनको चुप करवाओ भाई। आप मुझे बताओ, चन्नीथल्ला जाके वहां केरला का ध्यान रखे, यहाँ पर जो आके हस्तक्षेप करे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, क्या मतलब है उसका? और इन लोगों को देखिए, कांग्रेस में डिसीजन मेकिंग इतनी सेटलाइज हो चुकी है कि इन लोगों को वजूद नहीं बचा। ये बात सच है कि बीजेपी भी लागू होता है, क्योंकि बीजेपी में भी डिसीजन बड़ा सेटलाइज्ड है, लेकिन जो वो लगाते हैं वो उनको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं अपनी बीजेपी वाले, कि भाई आप फैसला ले सकते हैं हमसे बात करके। इधर तो वो सिचुएशन भी नजर नहीं आती, क्योंकि अनाउंसमेंट तो दिल्ली से होनी है। तो जो सेंट्रलाइजेशन है कांग्रेस में, उसको आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। और ये सारा से बचना। देखिए, बिहार का पूरा आप आरोप कांग्रेस पे मत लगाएं। बिहार में जो हुआ है, दूसरे प्रोग्राम में आप डिस्कस करते रहे हैं, जो यशपाल कपूर बिठा रखा है इलेक्शन कमीशन में, उसके खिलाफ तो कोई एक्शन होगा नहीं भाई। इंदिरा गांधी का एक अदद यशपाल कपूर था, वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी, और यहाँ पर एक संवैधानिक पद पे यशपाल कपूर सरीका आदमी बैठा हुआ है, उसपे उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये देखिए, बड़ा उसके लिए अदालती रास्ते हैं, उसके लिए एसआईआर भी, जो मुद्दा जिस तरह से उठाया गया वो समझाने की दरकार भी है कि नहीं? आप मुद्दा तय थोड़ा करेंगे, जनता किस मुद्दे को उठाना चाह रही है, कांग्रेस को यह भी समझने की जरूरत है क्या? वही स्पष्टता की बात भी आती है इसमें। मैसेजिंग तो जनता तक आप ही करेंगे। एग्जैक्टली। अगर आप आराम से बैठ जाएंगे कि भाई ये सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ऐसा तो होगा नहीं। और ये मुद्दा अब से लेकर 29 तक रेलेवेंट रहेगा। 29 में जब ये रिजाइन करेंगे ना गणतंत्र दिवस तो पे, जनता को समझाना तो दूर, एक मिनट विनोद भाई, आदेश, आप अपने सहयोगियों को नहीं समझा पा रहे हैं। सहयोगी भी अब कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस की अकड़ है सारे फसाद की जड़। यही संदेश आ रहा है ना आदेश? संदीप जी, ये जो आपने कहा ना कि गठबंधन है या नहीं है, मुझे लगता है कि गठबंधन इश्यूज का है, मुद्दों का है। और लोकसभा चुनाव के बाद से जब जब संसद के अंदर पार्लियामेंट चलती है तो गठबंधन इकट्ठा हो जाता है, और कई सारे ऐसे विषय हैं जो सब पार्टियों को सूट करते हैं। जैसे एसआईआर का मुद्दा था, संविधान का मुद्दा था, बाबा साहब का मुद्दा था, उस पर सब इकट्ठे हो गए क्योंकि वो सबको सूट कर रहा था। जैसे ही गौतम अडानी का कोई विषय आता है तो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, ये सब लोग चुप हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये गठबंधन जो है वो आगे बढ़ रहा है। बेसिकली सहूलियत का गठबंधन हो गया है। और जहां तक मुझे अच्छे से याद है, जब ये गठबंधन बन रहा था, जब चर्चा चल रही थी, तो उसमें ये तय हुआ था कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद कोई पार्टी अगर अकेले लड़ना चाहती है तो वो लड़ सकती है। जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि केजरीवाल ने कहा कि नहीं, हम अब हमें जरूरत कांग्रेस पार्टी की नहीं, कांग्रेस ने कहा कि हम भी लड़ना चाहते हैं अकेले। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इश्यूज
जब इकट्ठे होते हैं, कोई भी ऐसा मुद्दा है जो सबको सूट करता है, तो गठबंधन बन जाता है। और आपने एक बात तो ये इसमें गौर नहीं सहूलियत की। के गठबंधन में एनडीए, भाई एनडीए को पसीने तो छूट गए थे, दिक्कत में तो आया था 4 जून को जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, उसके बाद वो रिकूप ही नहीं कर गए। अब वो सुपड़ा साफ कर रहे हैं इंडिया का। करते रहिए सहूलियत की राजनीति। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या इंडिया को? नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूं ना कि सब पॉलिटिकल पार्टी को समझ में वो आ रहा है कि जहां इनके इश्यूज कॉमन होते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। आप देखिए एसआईआर के मुद्दे पे अब इनको ये देखना पड़ेगा कि क्या जो गैर बीजेपी सरकारें हैं, पंजाब में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है, क्या इनको भी चुनाव आयोग अब एक ऐसे ही अनुमति देगा कि वो भी अपने सरकारों में चुनाव के दौरान पैसे बांट सकते हैं? तो ये कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे संदीप जी जिसमें ये इकट्ठे हो जाएंगे, अदरवाइज ये इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इश्यूज हैं इसमें। और नहीं जैसा आपने इकट्ठे कहा नहीं हो सचिन, पाएंगे। महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र में जी हम सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बीएमसी के, ये कहने की जरूरत क्या है? नहीं, रमेश चन्नीथला जो है वो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं और वो उनका अधिकार बनता है। और जो मुंबई कांग्रेस है, जो कि एक अलग कांग्रेस कमेटी है महाराष्ट्र से, ये उनका फैसला था, ये उनका दबाव था कि नहीं हमें बीएमसी का तो चुनाव कांग्रेस की अकड़ है ना, ये सारी अकड़ ही है। 61 सीटें लड़ेंगे, आखिरी मिनट तक अटके भटके रहे। बिहार में भी आई 6 सीट, पल्ले हाथ है नहीं कुछ, पर लड़नी है सीटें बहुत ज्यादा। 101 सीटें लड़ेंगे, महाराष्ट्र में आई 19। संदीप जी पता क्या है, कांग्रेस पार्टी को अब नेता कम और प्रोफेशनल्स ज्यादा चला रहे हैं। आप देख लीजिए उठा के कि जब आपने बिहार की जिम्मेदारी दी वहां के प्रभारी कृष्णा लवेरू को, तो उससे आपको पता है कि उन्होंने कभी पार्षद का, सरपंच का, विधायक का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आपने राहुल गांधी ने उन्हें बिहार जैसे राजनीतिक प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी। तो अब ना कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक लोग कम हैं और प्रोफेशनल्स ज्यादा हैं, जो जिसमें मैं कहूंगा कि 80% लोग सैलरी पे काम करते हैं। तो ये कोई समझ नहीं पा रहा है और गलतियों से सीख नहीं पा रहे हैं। बार बार चुनाव हारते जा रहे हैं लेकिन स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करते। अरे भाई, अगर आपकी रणनीति काम नहीं कर रही, इसको आप चेंज कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे पिछले 20 साल से सेम स्ट्रैटेजी पे काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, किसी की भी जवाबदेही नहीं है। आप देखिए कि बिहार चुनाव के हारने के बाद एक मीटिंग हुई जिसमें अजय माकन, वेणुगोपाल और ये सब लोग शामिल हुए। अब यही लोग तो थे जिन्होंने बिहार की टिकटें बांटी थी, जिन्होंने सीट शेयरिंग की थी, यानी जिन्होंने कत्ल किया है वही जांच करेंगे। तो जवाबदेही किसी की नहीं है। तो ये तो हरियाणा उसका जीता जागता उदाहरण है। जीत के मुंह से हार खींच लाए और वही नेता प्रतिपक्ष बना दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। और उन्होंने जिसको, एक ऐसा व्यक्ति जो 3 चुनाव हार चुका है, 2 में जमानत जब्त हो गई, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये कौन सी समीक्षा है? नहीं, समीक्षा नहीं है, ढूंढ के लेके आते हैं ना कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गूगल मैप के सहारे दिल्ली पहुंचेगा, जिसको दिल्ली के रास्ते नहीं पता, जो हाईकमांड के घर नहीं जानता। तो बेसिकली कमजोर से कमजोर व्यक्ति ढूंढ के लाया जाता है ताकि वो आपको कभी चैलेंज ना कर पाए। और हर राज्य में ये हाल है। अभी तक मैं देख चुका हूं कि लोकसभा चुनाव आप हारे 18 महीने के अंदर, उसके बाद आप 4 राज्य हार चुके हो और किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। क्या ये पॉसिबल है बीजेपी में कि कोई राज्य हार जाओ और प्रधानमंत्री उसको बुला के पूछे ना? कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों चीजें मिसिंग है। ना हाईकमांड उसके बारे में बात करता है और ना कोई हाईकमांड से पूछता है कि कोई हाईकमांड से पूछ नहीं रहा है क्या? संदीप सोनवलकर, मैं ये जानना चाहूंगा, थोड़ा सा मेरे लिए डिकोड कीजिए, दर्शकों के लिए भी, ये किस बात की ताल ठोकी गई, क्यों ताल ठोकी गई? हम तो सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे बीएमसी के, और महाराष्ट्र के प्रभारी कह रहे हैं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है। क्योंकि बवाल तो दोनों गठबंधन में, जहां एनडीए गठबंधन में बवाल है, लेकिन वहां जो सहयोगी दल हैं बेचारे वो मुंह नहीं खोल पाते डर के मारे, इसलिए वहां वो चुप होकर हर बात मान लेते। लेकिन यहाँ तो डिलीवर भी तो कर देते हैं ना भाई, चुपचाप भी करना पड़े। इसका पूरी तरह से मुंबई में 29 सीटें एलजेपी लड़ी, 28 पे लड़ी, एक क्योंकि नामांकन खारिज हो गया, 19 जीत गए ना। 6 में से 5 जीतन राम मांझी जीत गए ना, 6 में से 4 उपेंद्र कुशवाहा जीत गए ना, चाहे मजबूरी में ही। वो प्रदर्शन तो दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है? नहीं, लेकिन यहाँ मुश्किल ये देखिए, इंडिया गठबंधन तो यहाँ बिखर गया है महाराष्ट्र में। अब सिर्फ जो गठबंधन है वो जरूरत का गठबंधन है, कागज पर कोई गठबंधन नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ सिर्फ तब खड़े होते हैं जब जरूरत पड़ती है, मुसीबत में भी साथ नहीं खड़े होते। लेकिन चुनाव की बीएमसी की बात है तो सीधे तौर पे कांग्रेस को पता है कि अकेले नहीं लड़े, तो इस बार जो कैडर थोड़ा बहुत खड़ा है
वो भी भाग जाएगा। और एक तरफ जहाँ मनसे और शिवसेना का गठबंधन हो गया उद्धव ठाकरे का, वहाँ यदि कांग्रेस जाएगी तो उत्तर भारतीय वोट बैंक पूरी तरह भाग जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने मजबूरी में फैसला लिया, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और एकनाथ शिंदे को मिलेगा। मजबूरी, इतना एनालिसिस या ओवर एनालिसिस, इसीलिए वैचारिक स्पष्टता होने की जरूरत है। एक सचिवालय होना चाहिए, एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए। वो करेंगे नहीं, सहूलियत का गठबंधन बनाएंगे जैसा आदेश रावल कह रहे थे, तो फिर ये सवाल उठेंगे मनसे के साथ जाएं, उसके साथ जाएं, ना जाएं, उछलते कूदते फिरते रहेंगे तो यही हश्र होगा जो बिहार में हुआ। बिल्कुल होगा, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे फैसले अब दिल्ली से तय होने लगे। कहने को स्थानीय नेताओं पे छोड़ते हैं, लेकिन सब कुछ दिल्ली से तय होता है। यहाँ तक कि आपको बताऊं कि रमेश चन्नीथला विधानसभा की एक भी बैठक में सीट शेयरिंग में शामिल नहीं हुए, जबकि वो प्रभारी इंचार्ज थे। तो सीटें कहाँ से तय हुई, ये कांग्रेसियों में सबको मालूम है कि दिल्ली से अचानक आए नेताओं ने सीटें तय कर दी और आपस में बांट ली, तो जाहिर तौर पर हारना ही था। ऐसा ही विधानसभा के बाद अब बीएमसी में हो सकता है। इसी डर के चलते भी ये कहा गया कि स्थानीय नेता तय करेंगे। अभी भी तय नहीं कौन तय करेगा, ये बात बहुत जरूरी है। आपस में बैठ क्यों नहीं जाते? मुझे एक चीज बताइए पार्टी की तरह चला संदीप, एक वर्चुअल रैली जो की थी, बैठक जो की थी 19 जुलाई 2024, और उसके बाद 7 अगस्त को गठबंधन वाले आमने सामने मिले, वो तो वर्चुअल थी बैठक। उसके बाद मिले ही नहीं है। ये आपस में मिलने में क्या दिक्कत है भाई? उद्धव ठाकरे और शरद पवार और वहां के जो नेता हैं, या राहुल गांधी खुद आ जाएं, सुप्रिया सुले, सब लोग बैठ जाएं और आपस में तय कर लें। करते हैं ना एनडीए वाले। देखिए, मैंने शरद पवार साहब को इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी के अंडर में काम नहीं कर सकता। ये बात राहुल गांधी को पचती नहीं है कि उनकी अभी भी राजनीतिक परिपक्वता उतनी नहीं है जितने बड़े दूसरे नेताओं के, इसलिए उनको वो जो संयोजक का पद है निश्चित तौर पे किसी को देना पड़ेगा और वही चला सकता है। देना पड़ेगा, कब देंगे? क्योंकि राहुल गांधी वो कब नॉमन तेल होगा, वो राधा कब नाचेगी? हाँ कर रहे हैं। अबे दुबे, वो कब नॉमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, कब सचिवालय बनेगा, कब संयोजक चुना जाएगा? नहीं तो ऐसे ही कामयाब गठजोड़ अटल बिहारी वाजपेयी जो लाल कृष्ण आडवाणी ने बनाया था, वो सबसे बड़ी पार्टी थी उस गठजोड़ की, लेकिन वो हमेशा एक दूसरी पार्टी के नेता को उसका संयोजक बनाते थे। बिल्कुल बनाते थे। लगातार उन्होंने बनाए रखा, खुद उसकी धुरी बने रहे, लेकिन साथ में दूसरी पार्टी के संयोजक से बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां देते रहे, उसके साथ जुड़ के काम करते रहे। इसमें विनोद शर्मा ने जो कहा, भाई नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आप है ना, विपक्ष के नेता आप हैं ऑलरेडी। संदीप जी, कल जब हम लोग बात कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि ममता बनर्जी आग्रह कर रही है तो उनको बना दो। नहीं, उससे बेहतर सुझाव तो यह है कि अखिलेश यादव को बना दो। हिंदी भाषी अगर आपको चाहिए को बना दो। विनोद जी कह रहे हैं एक दक्षिण का और एक उत्तर का बनाओ, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, व्यवहारिक है। नहीं तो ये काम तो उनको करना है, पत्रकारी बताएंगे क्या? ये कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। हाँ। कि वो विपक्ष की एकता, कांग्रेस विपक्ष की एकता चाहती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। राहुल गांधी संसद में भी कह चुके हैं कि हम मिलके लड़ेंगे, मिलके हराएंगे, मिलके सब वो एकता भी चाहती और एकता होने भी नहीं दे रही। नहीं, वो दवा भी तुम ही हो और दर्द भी तुम ही हो। वो इंडिया गठबंधन का जो औपचारिक नेतृत्व है, औपचारिक नेतृत्व, व्यवहारिक नेतृत्व तो कांग्रेस ही करेगी, औपचारिक नेतृत्व किसी और को देने में उनको हिचकिचाहट है। क्यों है? ये मेरी समझ से बाहर है। विनोद जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जब आप संसद में विपक्ष के नेता विपक्ष हैं तो अब इससे बड़ा पद तो कोई हो नहीं सकता विपक्ष के लिए। सबसे बड़ा पद तो आप ही के पास है, सबसे ज्यादा सीटें 100 आपके पास हैं। तो नहीं, चलिए ममता बनर्जी की बात समझ में आती है अभिषेक अभय दुबे जी कि ममता बनर्जी भाई वो कांग्रेस के साथ क्यों करे, क्योंकि कांग्रेस साथ में वो वाम खेमे को भी लाना चाहती है, वो नहीं हो पाएगा। वहां तो 36 का आंकड़ा है। अभी आज की तारीख में कहां इंडिया गठबंधन काम करता दिखाई दे रहा है? जम्मू कश्मीर में उसके टायर की हवा निकल गई, पंजाब में है नहीं, बिहार में जो हाल हो रहा है जुतम पैजार मची हुई है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, एमके स्टालिन कुछ और कह रहे हैं, महाराष्ट्र से खबर कुछ और आ रही है, तो है कहां इंडिया गठबंधन? कहीं नहीं है। व्यवहारिक रूप से वो होगा तभी जबकि उसका एक ढांचा बनाया जाएगा, उसका एक स्वरूप होगा, उसका एक सचिवालय होगा। शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। ये तो जब लोकसभा के चुनाव से पहले ये बन रहा था, नीतीश कुमार को अगर उसी वक्त ले लिया जाता तो आज बिहार का चुनाव किसी और तरीके से लड़ा गया होता, बिल्कुल माहौल ही कुछ और होता। लेकिन इन लोगों ने किया नहीं, और लगातार मैं तो कम से कम इतने बार इस बात को कहा कि भाई एक साझा कार्यक्रम बना लो, उसके बाद मैंने कहना बंद ही कर दिया। तो इसकी समीक्षा कौन करेगा? समीक्षा होगी कभी
या बस ये जी SIR ने, ये तो जी वोट चोरी हो गई, डकैती हो गई और बात खत्म। भाई जिस तरीके से जुबली हॉल कह रहा हूं, जुबली में जो हैदराबाद में, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया तो उसके साथ फोटो भी खिंचवा ली, वहां डकैती नहीं हुई है। गठबंधन राजनीति के लिए जिस तरह का मिजाज चाहिए, उस तरह का मिजाज कुछ सोनिया गांधी में था, और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करके गठबंधन खड़ा किया था, और कांग्रेस को पहली बार अलग पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ने के बाद गठबंधन के रास्ते पर ले गई थी। उसका फायदा हुआ, 10 साल वो लोग सत्ता में भी रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी में वो मिजाज है, या कोई दूसरा ऐसा कोई नेता है जो उनको इस राह पे नहीं। राहुल गांधी तो कम से कम जमीन पर उतरते हैं, कपड़े मैले करते हैं, पसीना थोड़ा बहाते भी हैं। बाकी कांग्रेस में तथाकथित जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनमें से चुनाव कितने लड़ते हैं? देखिए, राहुल गांधी जो भी वो काम ही करते द्वारपाल भी बने हुए हैं और वही सबसे बड़े सिपह सालार भी बने। देखिए, राहुल गांधी जो भी काम करते हैं, वो यात्राएं करते हैं या लोगों से मिलते हैं, वो अपनी लाइन और अपनी शख्सियत को स्थापित करने के लिए करते हैं। ये जरूरी है करना, इससे इनकार में नहीं कर रहा हूं। लेकिन गठबंधन की राजनीति करना एक दूसरी चीज है, दूसरी चीज है, उसको करना पड़ेगा। उसको एक उसके लिए खास तौर तरीका होता है, और सब वो तौर तरीका कोई गुप्त टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सब लोगों को पता है कि वो कैसे होता है। उसके लिए एक खास तरह का मिजाज चाहिए, आग्रह चाहिए, समय चाहिए, ताकि आप लोगों को जोड़ पाए, अपना महत्व भी कायम क्यों नहीं करते इस तरह से लोगों को, वो जिम्मेदारी देते क्यों नहीं है? अपना महत्व भी कायम रखिए और दूसरों को भी एहसास कराइए। ऐसे लोग फोन करके ये, क्योंकि मेरे पास ये व्यक्तिगत जानकारी है, जब वर्चुअल बैठक हो रही थी तो अखिलेश यादव को फोन पर जो जुड़वाने का काम था वो ऐसे व्यक्ति कर रहे, वो हत्थे से उखड़ गए थे। क्योंकि एक सम्मान, आपस में एक भाईचारा तो करेंगे ही, अगर आप गठबंधन में, सम्मान भी देना पड़ेगा ना दूसरे को। मैं यही कह रहा हूं कि आप अपने महत्व को कायम रखें और दूसरे को एहसास दिलाएं कि वो भी महत्वपूर्ण है। जब आप ऐसा कर पाएंगे, जब ये कला आप दिखाएंगे, तभी गठबंधन बनेगा। तभी गठबंधन बनेगा। ऐसा कभी आदेश कह रहे थे कि सहूलियत का है, जब सब लोगों को लगता है कि हमारा फायदा भी इसमें है, तो सब लोग जुड़ जाते हैं। सदन के पटल के ऊपर संसद में हमेशा गठबंधन बना रहता है और संसद के बाहर गठबंधन नहीं रहता है, सड़क पर टाइम फिक्स हो जाता है। पर इसमें सिर्फ कांग्रेस को ब्लेम कर देना, कांग्रेस भी तो एक कैच 22 में है विजय भाई। कांग्रेस ने अपना जो जनाधिकार खोया है, वो यही शतरंज जिनके साथ उसे कदम ताल आज करनी पड़ रही है, उनकी सारी बातें कांग्रेस मान लेगी तो कांग्रेस हमेशा अपना रोल लिमिटेड ही करेगी क्या? कांग्रेस के पास भी तो वो अख्तियार है, वो हक है कि वो अपना जनाधार, अपना जनादेश बढ़ाए। पश्चिम बंगाल में 48 साल से नहीं है, बिहार में 35 साल से नहीं है, यूपी 36 साल, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कांग्रेस के जो आए वो यूपी से आए, तो वो वहां पर ताल तो ठोकेगी ना। वो चाहेगी मैं 100 सीटें लड़ूं। गुजरात में 30 साल, उड़ीसा, इनको तो खैर छोड़ दीजिए, आंध्र में 11 साल हो गए, 58 साल हो गए तमिलनाडु में। आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक बात है कि ताल ठोकनी चाहिए कांग्रेस को, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या ताल ठोक रही है? केवल अकेले चुनाव लड़ने से ताल ठोकी जाती है? उत्तर प्रदेश में अकेले ताल ठोकी थी ना, आपने कहा था कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। अकेले ताल ठोकने के लिए तो ज्यादा ताकत की जरूरत होगी ना। 2% वोट रह गया। हाँ, तो अकेले ताल ठोकने के लिए ज्यादा जरूरत होगी, ज्यादा ताकत की जरूरत होगी, ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी, ज्यादा आंदोलन की जरूरत होगी, ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। इनमें से कुछ भी कांग्रेस के पास नहीं है। बिहार की एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। अभी बिहार चुनाव हो रहे थे, एक पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर भेजे गए, जब सारा सवाल रखिएगा पीसीआर। हाँ जी। जब सारा झगड़ा चल रहा था, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश से पहुंचे, उन्होंने जाके होटल में मिले, दोनों लोग एक ही होटल के आसपास के कमरों में थे। उन्होंने पूछा सुबह नाश्ते में क्या करना है, तो उन्होंने नाश्ते में बताया ये है, मैं उबली हुई सब्जी खाता हूँ, मैं ये फल खाता हूँ, ये हुआ, और उसके बाद और क्या है, तो फिर देखते कि क्या है। और उसके बाद वो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री उस पूरी भूमिका में कहीं नहीं दिखाई दिए। तो आप ये कहें कि आशीष कुमार है, हमारे दर्शक धनबाद वासी, वो कह रहे हैं जब राहुल गांधी चुनाव के वक्त गायब हो जाते हैं तो फिर उनके पास गठबंधन की बैठकों के लिए वक्त कहां होगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा तरमीम करूंगा, राहुल गांधी तो कम से कम सड़क पर तो उतर रहे हैं, जमीन पर जाते भी हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं कांग्रेस में? सर, दो बातें, एक तो आपकी मेहरबानी ज़्यादा है राहुल जी पर, वो ठीक है जा रहे हैं, जिसका अभय जी ने जवाब भी दिया कि वो अपने लिए कर रहे हैं, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन 57 दिन गायब भी हो जाता है, 60 दिन गायब होंगे, 57 दिन गायब होंगे। दुकान किसकी, मैं दुकान शब्द सॉरी पार्टी कह लीजिए, संगठन किसका है? हाँ।
राहुल जी का है ना, तो उन्हीं को ये और सारी दूसरी चीजें। तरफ 24 घंटे राजनीति करने वाले, मेहनत करने वाले लोग हैं, आपको टक्कर उनको देनी है। और दूसरी बात है कि गठबंधन कब चलता है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, बेस्ट हैं, ये समझ में आती है बात, लेकिन दूसरे लोग बेईमान हैं, कमजोर हैं, ये समझकर यदि आप करेंगे तो गठबंधन नहीं चलेगा। गठबंधन बिष्ट कह रही हैं कि बेंगलुरु में अखिलेश यादव ने कहा हमें बीजेपी से सीखना चाहिए, लेकिन कुछ कांग्रेस कुछ सीखती ही नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, सीखने के लिए तो बहुत सारे से, आप बीजेपी से सीखने का उदाहरण देख लीजिए कि पिछले चुनाव में 2020 में चिराग पासवान खिलाफ लड़े थे जेडीयू के। क्या आप सोच सकते हो कि वो दोनों साथ हो सकते हैं? लेकिन नीतीश कुमार जी उनके घर पहुंच जाते हैं, अमित शाह उस पूरे एनडीए की बैठक में तय करते हैं कि सबको एनडीए के तौर पे इलेक्शन लड़ना है, और चिराग पासवान का वोट भी जेडीयू को मिल जाता है और दोनों लोग जीत जाते हैं। क्या राहुल गांधी ये काम कर सकते हैं? क्या कांग्रेस का कोई और नेता, चलिए राहुल गांधी जी को छोड़ दीजिए, वो बड़े नेता हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है? अभी दो शब्दों का इस्तेमाल किया अभय सर ने, एक औपचारिक और एक व्यावहारिक। तो गठबंधन को छोड़ो, कांग्रेस में भी ये व्यवस्था है क्या? औपचारिक व्यावहारिक सब राहुल गांधी नेता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या भूमिका है, क्या वो कर रहे हैं? अभी वहाँ पर बात बता रहे थे संजय कि भाई महाराष्ट्र में सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं, बिहार के सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं। जो कल तक बिहार को लेकर कोई बैठक बुलाई है? कोई बैठक, तेजस्वी ने बैठक कर ली, कांग्रेस ने कोई बैठक की है? तेजस्वी ने बैठक मैं कर ली। इसीलिए जुबली हिल का उदाहरण दिया कि वहां पर वो विधायक बन गया तो फोटो खिंचवाने का वक्त है, समीक्षा कौन करेगा? तो इसलिए जब आप ये बार बार कहते हैं कि अकेले चलेगी कांग्रेस, अकेले चलने के लिए तो और ज्यादा ताकत चाहिए। हम गठबंधन बनाते ही क्यों? गठबंधन कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बनाता, वो तो जरूरत होती है। अब यहाँ पर सबा असलम है, वो सवाल पूछ रही हैं कि ममता बनर्जी ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ाई नहीं, तो फिर वो गठबंधन में कैसे हैं? अब ये भी तो बताना जरूरी हो जाता है ना, आज की तारीख में इंडिया गठबंधन में है कौन? देखिए, एक बीच में बोल रहा हूँ, हाँ, अगर गठबंधन का एक ढांचा होगा, उसका एक सचिवालय होगा, उसका एक नेतृत्व होगा, तो इस तरह की जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं से भी निपटा जा सकता है। हाँ, निपटा जा सकता है। वो किसी तरीके उसमें रास्ता निकलेगा उसके अंदर। हाँ। जब कुछ है ही नहीं तो फिर वो समस्या हवा में लटक जाती है और वो जटिल होके आपके गले में, मतलब 1.5 साल में आपने बीजेपी जैसी चुनावी जो उसका रथ है, वो कंटिन्यूअस चुनाव मोड में रहने वाली पार्टी, उसको 240 पे थाम दिया, 293 पर ले आए, आप 235 पर थे, और 1.5 साल में बैक टू स्क्वायर वन, ढाक के वही 3 पात। गुजरात का उदाहरण दे लीजिए ना, 99 पे आपने रोक दिया था, बिल्कुल 77 पर आप थे, तो उसका अगला चुनाव क्या होना चाहिए था कि कांग्रेस की सरकार बने। मतलब यदि उसी को कंसिस्टेंसी से गुजरात में चलती कांग्रेस, तो गुजरात में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। वहां तो बम्पर हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, तो फिर उसको कैसे कंसिस्टेंसी पर आप काम कर रहे हैं? 1989 के ईगो बाद है क्या ये कांग्रेस की? अकड़ है क्या? दम्भ और गुरूर है क्या? गठबंधन में ये चलेगा क्या? गठबंधन में ये नहीं चल सकता। और यही है जो मैंने कहा ना कि अपने आप को श्रेष्ठ समझना तो ठीक है, लेकिन दूसरे लोग, अब क्या शब्द इस्तेमाल करूं, उसके साथ आप गठबंधन में नहीं चल सकते, उनके साथ तालमेल नहीं कर सकते। और ये कहना ठीक होता है कि बार बार कि नहीं अकेले लड़े क्यों ना, अकेले लड़िए ना, लेकिन लड़िए तो सही। केवल अकेले लड़ने का मतलब आप किसी के साथ नहीं लड़ेंगे तो अकेले लड़ना हो जाता है क्या? वहां तो अकेले पढ़ना होता है। आप शब्दों को थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल अकेले पढ़ना चाहते हैं या अकेले लड़ना चाहते हैं? कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वो दिखाने के लिए कहते हैं नहीं हम अकेले लड़ लेंगे। पंजाब में भी लड़ रहे थे अकेले, और जगह भी लड़ रहे हैं, गुजरात दिल्ली में में लड़े अकेले, क्या हुआ? दिल्ली में अकेले लड़े, हरियाणा में कहा कि नहीं हम 4 सीट भी नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को, तो क्या हुआ? तो अकेले लड़ना और अकेले पढ़ने में उन्होंने 5 सीटों पर हरवा दिया, वही आंकड़ा मैंने आपको बताया। और भी चीजें छोड़ दो, 48 में से 5 घटाओ, 43, 37 में 5 जोड़ दो तो 42। आपने सोचा कि ओवैसी को हम साथ में नहीं लेंगे क्योंकि वो मुसलमानों के नेता बन जाएंगे, आपने साथ नहीं लिया, वो तो बन ही गए। हाँ, वो आपके 6 आई, उनकी 5 आई, 5 आई उनकी, और आपने तो 61 पर लड़ा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ अकेले तो लड़ने में कहाँ और है अकेले इंडिया पढ़ने में गठबंधन खड़ा? राकेश भाई, कहाँ खड़ा है इंडिया गठबंधन आज की तारीख में? इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ा है ये तो इंडिया गठबंधन के लोगों को भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। और इंडिया गठबंधन में कौन कौन है ये भी इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं पता। आप जो रणनीतिकारों की बात करें तो जो मेरी समझ में आया समूचा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, तो कांग्रेस के रणनीतिकारों ने कांग्रेस को तांगे का घोड़ा बना दिया है। जो एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक जाता है उसको ये नहीं पता होता कि अगल बगल क्या क्या बस्ती बसी हुई है, सब्जी मंडी है, घोड़े को सिर्फ रास्ता पता होता है। और उस तांगे में बिठा दिया राहुल गांधी को। अब आप जो कह रहे हैं कि बैठक क्यों नहीं हुई, कल कांग्रेस एक बड़ी बैठक करने जा रही है, उसमें बिहार का जिक्र नहीं होगा। उस बैठक में चर्चा होगी कि हम SIR पर लड़ाई कैसे लड़ें।
तो राहुल गांधी जी, मतलब मुद्दा कांग्रेस ही तय कर लेती है, राहुल गांधी तय कर। अरे जनता किस मुद्दे पर चाहती है कि आप उनकी लड़ाई लड़ें, जनता से संवाद होगा। देखिए, जब रणनीतिकार हैं तो रणनीतिकारों ने तय किया है कि हमको एसआईआर पे लड़ाई लड़नी है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कांग्रेस भाजपा से नहीं लड़ रही। कांग्रेस एक तो क्षेत्रीय दलों से लड़ रही है और दूसरा उसका अपना एजेंडा है 2029 का। वो 2029 की तैयारी करके चल रही है। उसका विधानसभा चुनाव जो हो गए उससे कोई लेना देना नहीं है, और जो विधानसभा चुनाव होने वाले उससे भी कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। आप याद करिए 2021 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर ग्रुप 23 बना हुआ था, और उस ग्रुप 23 ने नेतृत्व का सवाल उठाया था और संगठनात्मक ढांचा बदलने का सवाल उठाया था। और उस ग्रुप 23 से बहुत सारे लोग अब बाहर चले गए। लेकिन जो लोग अभी हैं उसमें शशि थरूर जी, मनीष तिवारी जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, ये लोग आज फिर से सवाल उठा दिए हैं उसी नेतृत्व पे, उसी संगठनात्मक बात को लेके। लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हाथी चले अपने चाल, बाकी से उसको कोई लेना देना नहीं। यानी एसआईआर का मुद्दा उसके लिए श्रेष्ठ है, न क्षेत्रीय गठबंधन उसके लिए श्रेष्ठ है, न क्षेत्रीय पार्टी। चोर है 2019 में और यहाँ वोट चोरी। मैं बोल तो रहा हूं कि अब उनको ये लग रहा है, एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं। मैं लेफ्ट पार्टी कवर करता था 2008-9 में। लेफ्ट पार्टी ने न्यूक्लियर डील के इशू को इतना बड़ा बना दिया था कि गांव खेड़े में भी उस पर चर्चा होने लगी थी, और ये लगने लगा था कि 2009 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार जाएगी इसी इशू पे। लेकिन हुआ क्या कि इशू तो बना, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर वापसी किया और वो मुद्दा नहीं बन पाया। तो क्या ये जो एसआईआर का मुद्दा लेके कांग्रेस चल रही है, ये 2029 में मुद्दा बना के चिपका पाएगी क्या भाजपा में? क्या जनता उसको स्वीकार करेगी? मुझे लगता है कांग्रेस ये सारी चीजों को समझना नहीं चाहती। अब यहाँ पर भरोसे का भी सवाल है। क्या प्रदीप भट्ट हैं दिल्ली वासी, राकेश भाई कह रहे हैं हर क्षेत्रीय दल का अब कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा घटता जा रहा है। भरोसा कैसे करेंगे जब आप उसी दल के वोट को छीनना चाहते हैं? तो सामंजस्य और भरोसा नहीं होगा। अब आप बार बार यदि भाजपा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ चली, कदम ताल मिला के चली और धीरे से उनके वोटों को अपने साथ लिया। और किस बिना पे लिया? उन वोटरों पे अपना विश्वास जाहिर करके। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो 8% वोट लेके शुरू की बंगाल में और आज 40% से ज़्यादा वोट हासिल कर चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से वोट के साथ बिहार में शुरू की और आज 89 सीटें जीत चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी बैसाखी के रूप में उत्तर प्रदेश में चली मायावती के साथ और आज अपना इंडिपेंडेंट सरकार बना चुकी है। मुरैना वासी हैं, आप ही के इलाके के हैं, राकेश कुमार आप ही के प्रदेश के हैं। वो कह रहे हैं राहुल की कांग्रेस ऐसे ही मुद्दे क्यों उठाती है जो जनता से सीधे तौर पर नहीं जुड़े, या फिर पार्टी उसे समझा नहीं पाती है? देखिए, सवाल इस बात का है कि मुद्दे चयन करना, उसे समझाना, ये दोनों अलग अलग कलाएं हैं। और कांग्रेस के जो रणनीतिकारों की आप बात कर रहे हैं, बार बार आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि कांग्रेस के रणनीतिकार कर क्या रहे हैं, जबकि राहुल गांधी बाहर दिखते हैं, रणनीतिकार नहीं दिखते। तो सवाल इस बात का है कि आप मुद्दे कौन सा उठा रहे हो? आप वो मुद्दे उठा रहे हो जिसको क्षेत्रीय दल भुना न सके, और इसीलिए उन मुद्दों को आप जनता तक बेहतर तरीके से नहीं पहुंचा। विनोद शर्मा, ये एक तरफा तस्वीर तो नहीं है। कुछ मुद्दे जो राहुल गांधी उठा रहे हैं वो अकेले राहुल गांधी ही उठा रहे हैं। अगर क्रोनी कैपिटलिज्म हो रही है, एक दो उद्योगपतियों को ही सारे कारोबार, सारे ठेके, पूरी अर्थव्यवस्था की कमान अगर मिल रही है, वो चाहे शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश, वो भी अलग हट जाते हैं, राहुल गांधी डटे हुए हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पर बाकी लोग गुरेज कर जाते हैं, राहुल गांधी वहां पर 2 कदम आगे बढ़कर ही इज विलिंग टू स्टिक हिज नेक आउट। देखिए, बात है कि जब से इलेक्शन हुए हैं, एसआईआर को जो मुद्दा है उसको डाइल्यूट करने की परस्पर चेष्टा हो रही है। आप समझते हैं एसआईआर का मुद्दा छोटा है? आप समझते हैं ये मुद्दा छोटा है कि इलेक्शन के बीच में आप लोगों को पैसा रहे हैं? छोटा मुद्दा है? नहीं, छोटा मुद्दा नहीं है, इकलौता मुद्दा है। क्या जनता जिस बात की चर्चा कर रही है उसको भी तो एड्रेस करना होगा कि नहीं? मेरा सवाल ये, मुद्दा ठीक उठाया जा रहा है पर अकेले एक ही मुद्दे पर पूरा फोकस। देखिए, मेरी बात सुनिए, बस सच है आपकी बात है, देखो अनुपात होना चाहिए। ये लोकतंत्र के गर्भागृह पे जाके पोल्यूशन करना, लोकतंत्र के गर्भागृह को आप जाके दूषित कर रहे हो, जिसका नाम है वोटर्स लिस्ट। इस पे लोग कह रहे हैं अरे राहुल गांधी
पूरे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में एक चेष्टा है कि इस मुद्दे को आप खारिज कर दो, इसमें कोई पेशरफ्त हो ही नहीं आगे से। अरे वो व्यक्ति जिसने सब किया है वो बैठा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन के, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा क्या? हमारी सुप्रीम कोर्ट सुन रही है इस मुद्दे को, वो आप इसको संज्ञान में नहीं लेगी क्या? देखिए, जब तक विपक्ष नहीं उठाएगा, और आप बोल रहे थे अखिलेश के बारे में, अखिलेश ने एक ही बात कही, वही बात कही है, उसने कहा ये तो इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। नहीं, तो वो बात तो एम के स्टालिन ने भी कही है, पर मेरा सवाल ये है, आखिरी सवाल, भाई पहले सहयोगियों को तो ऑन बोर्ड रखना चाहिए ना, अलग अलग घटकों में भी अलग अलग आवाज ना आए, तभी तो जनता को समझा पाओगे। कांग्रेस परफेक्ट नहीं है, कांग्रेस को सही तरीके से अपने सहयोगियों को हैंडल करना आना चाहिए। कांग्रेस एकजुट मतलब धौंस नहीं दिखा सकती, यूनिलैटरलिज्म नहीं दिखा सकती, उसको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे अनर्गल हैं, वो सही नहीं है। नहीं, मुद्दे अगर सही भी हैं उन्हें पेश तो सही तरीके से करना होगा, और अपने सहयोगियों को जब तक साथ नहीं लेकर चल पाएगी, साध नहीं पाएगी कांग्रेस, तो ये इंडिया गठबंधन के वजूद का क्या होगा? या ये इंडिया गठबंधन बस सहूलियत का एक गठबंधन बनकर रह जाएगा, जैसे आदेश ने कहा था?